नमस्कार। संभव डिजिटल क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के अंदर। देखिए, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसकी यूनिट फर्स्ट कौन सी है? तो इसके लिए अपन कहते हैं कि यूनिट फर्स्ट दे रखी है आपके HSAB, यानी अपन को क्या पढ़ना है यहाँ पे? हार्ड, सॉफ्ट, एसिड, बेस। ठीक है, तो ये अपना यूनिट है जिसमें अपन को पढ़ने हैं कठोर, मृदु, अम्ल और क्षार। देखिए, सबसे पहले अपन टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो आपने कहा इसके अंदर अपन को पढ़ने हैं हार्ड, सॉफ्ट, एसिड, बेस। तो अपन ने कहा सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि एसिड और बेस क्या होते हैं। देखिए, सेकेंड ईयर में भी अपने पास ये टॉपिक था कि अगर अपन बात करें सबसे पहले एसिड की, यानी बात किसकी कर रहे हैं अपन? अम्ल की। तो अपन ने कहा था अम्ल क्या होते हैं। तो लुईस अवधारणा के अनुसार क्या कहा जाता है? कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकती है? ग्रहण। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली स्पीसीज जो होती है वो क्या कहलाती है? आपने कहा एसिड कहलाती है। ठीक है, तो इनको अपन क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। सेम ऐसे ही अगर बात करें अपन किसकी? आपने कहा बेस की। तो देखिए, क्षार किसको कहते हैं? तो अपन ने कहा लुईस अवधारणा के अनुसार ऐसे कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन दाता जो स्पीसीज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज, वो क्या कहलाती है? आपने कहा ये क्या कहलाती है? क्षार कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक था ये तो सेकंड ईयर का था, अम्ल और क्षार। अब यहाँ पे बात आती है कि कोई भी अम्ल है या कोई भी क्षार है, यानी कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण कर रही है या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रही है, तो उनमें सॉफ्ट और हार्ड नेचर जो है उसको अपन को पढ़ना है। तो देखिएगा, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कि अम्ल जो है वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? आपने कहा ये भी कैसे हो सकते हैं? कठोर, हार्ड हो सकते हैं, या एसिड जो है वो कैसा हो सकता है? मृदु, यानी कैसा हो सकता है? सॉफ्ट। सेम ऐसे ही अगर बात करें बेस की, तो आपने कहा बेस भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कैसा हो सकता है? हार्ड हो सकता है, और एक अगर अपन बात करें तो कैसा हो सकता है? आपने कहा सॉफ्ट हो सकता है। ठीक है, यानी इन दोनों को अलग अलग कैटेगरीज में अपन क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं कि कोई भी अम्ल है या कोई भी क्षार है वो कठोर और मृदु कब बनता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोई भी अगर क्षार या अम्ल कठोर प्रकृति का है तो अपन इसको क्या कहेंगे? तो आपको सिंपल ऐसा ध्यान रखना है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कठोर अम्ल क्या होते हैं, तो अपन कहेंगे कि कठोर अम्ल ऐसे हैं, तो अपन कहेंगे सबसे पहली कैटेगरी इस प्रकार के जो अम्ल होते हैं, तो अपन कहेंगे इन अम्लों का आकार क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। ठीक है, आकार क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी? अम्लों की। तो अपन ने कहा ये कठोर अम्ल है। पहली बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि इनका आकार जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। सेकंड देखिएगा, दूसरी बात करते हैं तो ऐसे कहा जाता है कि जो भी अम्ल है, अम्ल अपन क्या कह रहे हैं कि आपने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ग्रहण कर रहा है तो अपन ऐसे कहते हैं कि दूसरी जो आता है वो आएगा कि इन अम्लों की, ठीक है, इन अम्लों की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसी होनी चाहिए? हाई। थर्ड बात करते हैं। देखिए, अगर अपन बात करें इन अम्लों के लिए तो अपन ऐसे कहते हैं कि इनकी विद्युत ऋणता का मान क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। तो थर्ड जो है वो क्या कहेंगे? इन अम्लों की विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात कर ली। फिर आती है अगर फोर्थ बात, तो ऐसे कहा जाता है कि इनकी ध्रुवण क्षमता क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे? इन अम्लों की ध्रुवण क्षमता उच्च होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। ठीक है, और अगर बात करें इनके लिए तो एक और पॉइंट लिख सकते हैं अपन कि जो भी कठोर अम्ल होते हैं इनके लिए ऐसे कहा जाता है कि इनका जो अष्टक है या अगर अपन कहेंगे इनका नाभिक है वो आसानी से कभी भी विकृत नहीं होता है।
तो ये सारी जो कैटेगरीज पाई जाती हैं, ये सारी खूबियां किन की होती है? कठोर अम्लों की होती हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से जैसे अपन ने अम्लों को कठोर बांटा, वैसे अपने पास में दूसरी कैटेगरी आती है, वो कौन सी आ जाती है अब? मृदु अम्ल, यानी सॉफ्ट एसिड कौन से होते हैं? तो देखिए सॉफ्ट एसिड के लिए भी यही चार चीजें होंगी, लेकिन क्या कहेंगे कि इन अम्लों का आकार है वो कम नहीं होगा, और कम की बजाय कैसा हो जाएगा? अधिक होना चाहिए, ठीक है। यानी इस प्रकार के जो अम्ल होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो करते हैं, लेकिन इनका आकार हमेशा क्या रहता है? बड़ा रहता है। सेकंड देखिएगा, इन अम्लों की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो उच्च नहीं होकर कैसी होती है? निम्न ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इन अम्लों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उच्च की जगह कैसी हो जाएगी? निम्न होनी चाहिए। और अगर इनके लिए बात करें तो इनकी ध्रुवण क्षमता का मान जो है वो उच्च की बजाय कैसा हो जाता है? निम्न हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी है इसमें अपन ने डिवाइड किया है किसको? एसिड को। एसिड दो प्रकार के हो सकते हैं, एक कौन सा है? कठोर, और एक कौन सा है? मृदु, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेम ऐसे ही कि जैसे अपन अम्ल को दो भागों में बांटते हैं, वैसे क्षार जो होते हैं उनको भी अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। एक कौन से हो सकते हैं? हार्ड, और एक कौन से हो सकते हैं? सॉफ्ट। तो देखिए पहले अपन बात कर लेते हैं किनकी? कठोर क्षार की। देखिए अपन ने कहा अम्ल जब वो पढ़ रहे थे तो ऐसी स्पीसीज थी जो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही थी? ग्रहण कर रही थी। अब अपन पढ़ रहे हैं क्षार को, तो क्षार के लिए अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे कि क्षार ऐसी स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। तो पहली बात करते हैं अपन किसकी? कठोर क्षार की। तो अपन ने कहा कठोर क्षार में भी वही सारी आएंगी। पहली इनकी विशेषता क्या होती है कि इन क्षारों का जो आकार है वो क्या पाया जाता है? अपन लिखेंगे इनका आकार क्या होता है? कम होता है। सेकंड अगर बात करते हैं तो आपने कहा कठोर क्षार है तो इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने के लिए इनकी विद्युत ऋणता जो होती है वो क्या पाई जाती है? उच्च पाई जाती है। और विद्युत ऋणता अगर उच्च पाई जाती है तो इनके लिए अपन कहेंगे सेकंड इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका मान क्या पाया जाता है? उच्च पाया जाता है। थर्ड क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। अब एक चीज देखिए, वहां पर अपन पढ़ रहे थे ध्रुवण क्षमता, यानी ध्रुवण करने की क्षमता जो है, ध्रुवण क्या होता है? देखिए कोई भी अगर अपने पास में कैटायन है और कोई भी अपने पास में क्या है? एनायन है, तो आपने कहा पॉजिटिव है, इसके लिए नाभिक का आवेश इस पर क्या लग रहा है? ज्यादा, तो इसका आकार जो है उसमें तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन ऋणायन का आकार क्या होता है? बड़ा। ऋणायन का आकार बड़ा होने के कारण जैसे ये धनायन जाएगा तो आपने कहा इसका जो इलेक्ट्रॉन अब्र है वो क्या हो जाता है? विकृत हो जाता है। विकृत होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है, और नाभिक जो है उस पर क्या लगाता है? प्रतिकर्षण। यानी एक तरफ इस आयन में पॉजिटिव आ जाता है, एक तरफ क्या आ जाता है? नेगेटिव, और ये क्या बन जाता है? द्विध्रुव बन जाता है। ये क्या कहलाती है? ध्रुवण क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो कैटाइनों के लिए तो क्या देखी जाती है? ध्रुवण क्षमता। अब यहाँ पर अपन क्या कहेंगे? नेगेटिव जो है वो क्या हो रहा है? ध्रुवित हो रहा है। तो अपन कहेंगे कठोर क्षार क्या होते हैं? तो अपन ये कहेंगे कि इनकी ध्रुवित होने की जो क्षमता पाई जाती है तो वो क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। ऐसे जो क्षार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कठोर क्षार कहलाते हैं, ठीक बात। अब ऐसे ही अपन बात करेंगे कि कठोर क्षार की जगह दूसरी जो कैटेगरी आएगी वो कौन सी आ जाएगी? मृदु क्षार की। देखिए मृदु क्षार के लिए कहेंगे कि इनका आकार जो है वो क्या पाया जाता है? बड़ा पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था कैसी पाई जाती है? कम पाई जाती है। विद्युत ऋणता का मान भी क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। और अगर बात करें ध्रुवण क्षमता की तो इनके लिए कहेंगे कठोर क्षारों की बजाय मृदु क्षारों की ध्रुवण क्षमता क्या पाई जाती है? ध्रुवित होने की क्षमता क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, जिसमें अपन को पढ़ने होते हैं कि अम्ल और क्षार जो हैं उनकी प्रकृति देखनी होती है कि कठोर है या फिर मृदु है, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए, अगर अपन इसको सबसे सिंपली समझना चाहें तो आपने कहा इतने सारे पॉइंट्स को याद रखने की बजाय अगर अपन इनको सबसे ज्यादा अच्छे आसानी तरीके से याद रख सकते हैं तो वो पीरियोडिक टेबल से हैं। कैसे? देखिए अगर बात करें अपन अपनी आवर्त सारणी की तो अपन कहेंगे कि आवर्त सारणी है उसमें एसिड भी पाए जाएंगे और बेस भी पाए जाएंगे।
तो अपन कहेंगे कि आवर्त सारणी में जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार में हमेशा क्या पाई जाती है, कमी। आकार में जब कमी होती है तो चाहे अम्ल है चाहे क्षार है, दोनों की प्रकृति कैसी हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो अपन कहेंगे लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में जब कमी होती है तो इधर से इधर जाने पर अम्ल और क्षार दोनों के लिए हार्डनेस या कठोरता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अप टू डाउन जाने पे। देखिए आवर्त सारणी में अप टू डाउन जब जाते हैं तो साइज में क्या होती है, वृद्धि होती है। साइज में जब वृद्धि होती है तो चाहे अम्ल है और चाहे क्षार है, दोनों के लिए ही कठोरता के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में इधर से इधर जाने पर कठोरता बढ़ती है या मृदुता क्या हो जाती है, कम। जबकि अप टू डाउन जाने पर कठोरता कम होती है तो मृदुता के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर बात करें इनके लिए तो यह सिद्धांत जब दिया गया था यानी अम्ल और क्षार को कठोर और मृदु समझाने के लिए, तो ये किसके द्वारा दिया गया था। देखिए ये दिया गया था अपने को 1958 में। यहाँ पे दिया गया था वर्गीकरण, आपको याद रखना है, ऑरलैंड, चैट और डेविस। देखिए ये तीन वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, पूरी आवर्त सारणी में से अम्ल और क्षार को छांटा और इन्हें दो कैटेगरीज में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कैसे, देखिए इन्होंने एक रखा वर्ग ए, ठीक है, एक इन्होंने बांट दिया किसमें, वर्ग बी में। ये वर्गीकरण किसका था, इन्होंने किया सबसे पहले अम्लों का। ठीक है, यानी अम्ल जो थे इनको दो कैटेगरी में बांट दिए, एक था वर्ग ए और एक क्या था, वर्ग बी। वर्ग ए के लिए अपन अभी पढ़ के आए, आकार कम होता है, ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, उच्च होती है, ध्रुवित होने की क्षमता क्या पाई जाती है, उच्च होती है। तो ये सब जो है ये प्रॉपर्टीज जो रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, सारे के सारे किस में आते हैं, वर्ग ए में। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर बात करें अपन कठोर अम्लों की तो कौन आएगा इसमें, टाइटेनियम +4, जैसे Fe+3, जैसे कोबाल्ट +3, ये अपन को दे दे क्या अपना H+ आयन। कैसे याद रखेंगे, आपने कहा देखिए टाइटेनियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +4 होती है। Fe की बात करें तो 1+2 होती है फेरस, एक कौन सी होती है, +3 फेरिक। तो देखिए ऑक्सीकरण अवस्था का मान उच्च होना चाहिए, वो किस में आ जाएगा, वर्ग ए में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने कैटेगरी को रखा दूसरा वर्ग बी, वही चार चीजें वापस, आकार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, विद्युत ऋणता भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या अगर बात करें ध्रुवित होने की क्षमता तो वो भी क्या होती है, कम होनी। ये सारी कैटेगरी को किस में रखा इन्होंने, वर्ग बी में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर बात करें किसकी, कॉपर प्लस की, बात कर लें किसकी, मरकरी आयन की, बात करें किसकी, Ag+ आयन की, या अगर बात करें किसकी, प्लेटिनम और पैलेडियम की। देखिए मैंने आपको अभी बताया था आवर्त सारणी से जब अपन याद रखते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। ये सारे तत्व जो हैं इनकी अगर बात करें तो ये आवर्त सारणी में कहाँ आते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, जबकि ये हमेशा किधर आते हैं, नीचे। मैंने कहा था अप टू डाउन जब अपन जाते हैं तो यहाँ पे मृदुता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और प्लस चार्ज है तो अपन को पता है कि प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी, यानी ऐसा आयन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। तो अपन ने पहली बार बताया था कि ऐसी कोई स्पीसीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आकार अगर कम है, ऑक्सीकरण अवस्था अगर उच्च है तो उनको किस में रखते हैं, वर्ग ए में। और वर्ग ए में आने वाले सभी अम्ल जो होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, हार्ड या अपन कहें कठोर प्रकृति के होते हैं। सेकंड देखिए, अपन ने कहा अप टू डाउन गए, आकार में क्या हो गई, वृद्धि, यानी इनमें मृदुता में क्या हो गई, वृद्धि, यानी ये मृदु प्रकृति के हैं। और सभी पे कौन सा चार्ज पाया जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पाए जाने के कारण ये क्या कहलाएंगे, मृदु अम्ल, यानी ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वर्ग बी में। तो वर्ग बी में जितने भी अम्ल आते हैं उन सब की प्रकृति कैसी पाई जाती है, सॉफ्ट या फिर मृदु। ठीक है, अब देखिए ऑरलैंड, चैट और डेविस ने जैसे अम्लों को दो कैटेगरी में बांटा, वैसे इन्होंने क्षार को भी क्या किया, दो कैटेगरी में बांटा। कैसे,
देखिए क्षार के लिए भी इसने क्या किया, एक तो बनाया वर्ग ए और एक क्या बनाया, वर्ग बी। ठीक है, अब देखिए इसने वर्ग ए में किन क्षारों को रखा, जिनकी प्रकृति कैसी थी, कठोर। कठोर प्रकृति का मतलब क्या है, वही वापस से जिनका आकार क्या होता है, छोटा होता है, जिनकी ध्रुवित होने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। ऑक्सीकरण अवस्था वगैरह से अपन इनको देख सकते हैं। वर्ग बी में किन को रखा, जिनकी प्रकृति कैसी होती है, सॉफ्ट या फिर कैसी होती है, मृदु। यानी आकार वगैरह क्या पाया जाता है, उच्च, ऑक्सीकरण अवस्थाएं वगैरह क्या पाई जाती है, निम्न, और जिनमें ध्रुवित होने की क्षमता क्या पाई जाती है, उच्च होती है, वो सारे क्षार कौन सी कैटेगरी में आ गए, मृदु कैटेगरी में। जैसे अगर बात करें अपन कठोर की, तो जैसे NH3 है, R2O वगैरह है, तो ये जो है इन पे या तो जनरली क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर पाए जाते हैं। लोन पेयर का होने से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। यानी कौन से हैं, क्षार प्रकृति के हैं, और आकार वगैरह कम है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की प्रवृत्ति इनकी क्या होती है, कम होती है। तो ये कैसी प्रकृति के होते हैं, कठोर। लेकिन अगर बात करें किनकी, R2S वगैरह की, या फॉस्फिन्स जो होती हैं, उनमें आकार में क्या होती है, वर्दी। आकार बड़ा होने के कारण एक तो इनकी ध्रुवित होने की क्षमता क्या पाई जाती है, अधिक, और ध्रुवित होने की क्षमता अधिक होने के कारण ये कौन सी प्रकृति के होते हैं, मृदु। तो देखिए सबसे पहले अपन को पढ़ना है हार्ड, सॉफ्ट, एसिड, बेस, और पहला ही क्लासिफिकेशन किसका आता है, ऑरलैंड चेटोरी डेविस का। इसने क्या किया, अम्ल को भी दो कैटेगरी में बांटा, वर्ग ए और वर्ग बी को। फिर इसने क्षार को भी दो कैटेगरी में बांटा, वर्ग ए और वर्ग बी को, और दोनों कैटेगरी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को रखा। यानी जो क्राइटेरिया दिया गया कि इस क्राइटेरिया के आधार पर अपन किसी भी अम्ल को या तो क्या कहेंगे, हार्ड या फिर सॉफ्ट, ऐसे क्षार को भी क्या कहेंगे, हार्ड या फिर सॉफ्ट। ठीक है, तो पहला ही जो क्वेश्चन आता है वो इस क्लासिफिकेशन से आता है कि ऑरलैंड, चेट और डेविस के अनुसार वर्ग ए और वर्ग बी के द्वारा आप कठोर अम्ल और कठोर क्षार को समझाइए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में अगर अपन पढ़ें अम्ल और क्षार के क्लासिफिकेशन के लिए, तो इंपॉर्टेंट है जो आता है पियर्सन की अवधारणा। देखिए पियर्सन जो कॉन्सेप्ट था उसने क्या किया, सेम यही बात जो अपन अभी पढ़ के आए हैं उसको वापस से रिपीट करेगा। कैसे, देखिए अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है किसका, कि पियर्सन की अवधारणा को समझाइए, तो देखिए पियर्सन अवधारणा क्या कहती है, अभी जो अपन ने अम्ल और क्षार को दो क्लासिफिकेशन में किया था, वर्ग ए और वर्ग बी में, इसने क्या किया, अम्ल और क्षार को वापस से वही बताया कि या तो कैसे हो सकते हैं, कठोर, या फिर कैसे हो सकते हैं, मृदु। लेकिन इसने चार वर्गों में नहीं बांटकर सिर्फ वर्ग कितने रखे, दो। कैसे, देखिए पियर्सन ने कहा कि दो वर्गों में बांटा, एक तो रखा वर्ग ए और एक रखा क्या, वर्ग बी। वर्ग ए में आने वाले, ठीक है, समस्त अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार कैसे होते हैं, कठोर प्रवृत्ति के होते हैं, कठोर प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरा देखिए वर्ग बी में आने वाले समस्त अम्ल तथा क्षार, तथा क्षार कैसी प्रकृति के होते हैं, मृदु प्रवृत्ति के होते हैं। यानी इसने क्या किया, ऑरलैंड, चैट और डेविस की अवधारणा के अनुसार जो वर्ग ए अम्ल और वर्ग ए क्षार दोनों को एक जगह मर्ज करके क्या बना दिया, वर्ग ए। यानी इसमें जितने भी एसिड और बेस आते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, हार्ड। ऐसे इसने वर्ग बी में सारे के सारे एसिड और बेस को मिलाकर और ये क्या बना दिया, इसको सॉफ्ट बना दिया। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर आपको कहे कि यहाँ पे इनके एग्जाम्पल लिखने, तो वही वापस है जिनका आकार क्या होता है, कम होता है, या जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या पाई जाती है, उच्च पाई जाती है, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, वर्ग ए में आ जाएंगे। और अगर बात करें अपन वर्ग बी की, तो अपन कहेंगे जिनका आकार क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, वो किस में आ जाएंगे, वर्ग बी में। अब देखिए यहाँ तक का जो टॉपिक है जिसमें अपन पढ़ रहे हैं हार्ड, सॉफ्ट, एसिड, बेस, बार बार एक ही चीज आएगी कि कौन सा कठोर है और कौन सा मृदु है। लेकिन अगर अपन एग्जाम्पल्स को देखें तो बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, लेकिन इनको याद करने का एक ही तरीका है,
आप इन एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे किसकी सहायता से, आवर्त सारणी की सहायता से याद रखेंगे, और प्लस कौन सा क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, उस कॉन्सेप्ट से आपके 50% से ज्यादा क्वेश्चन है वो क्या हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं। कैसे, देखिए दोनों अवधारणाओं की अगर अपन बात करें तो इसने अलग अलग समझाया कि अम्ल कौन से हैं, क्षार कौन से हैं, कठोर कौन से हैं, मृदु कौन से हैं। लेकिन अब अपने पास में जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है, तो देखिए उसके लिए आपको रखना है एक कॉन्सेप्ट याद। और कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट ये रहता है कि यहां पर अगर हार्ड है, यानी एसिड हो चाहे बेस हो, हार्ड होना चाहिए, उसकी रिएक्शन अगर किससे हो रही है, हार्ड से, तो जो बनने वाली स्पीसीज है वो कैसी बनेगी, स्टेबल बनेगी। ठीक है। दूसरा देखिए, अगर एसिड या बेस कैसा है, सॉफ्ट है, इससे जिसकी रिएक्शन हो रही है वो भी कैसा है, सॉफ्ट है, तो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो भी कैसा बनता है, स्टेबल बनता है। यानी आपको याद रखना है कि अगर कहीं पे भी रिएक्शन सेम सेम की है तो बनने वाली स्पीसीज या कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा, स्टेबल, स्थायी होगा। दूसरी अगर अपन बात करें कि अगर अपने पास में हार्ड है कोई भी एसिड या बेस, उसकी रिएक्शन अपन किससे करा रहे हैं, सॉफ्ट से करा रहे हैं। ठीक है, तो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा बनता है, अनस्टेबल बनता है। या अगर अपन बात करें कि अपने पास में कोई भी एसिड है वो सॉफ्ट है, उसकी रिएक्शन करा दीजिए किससे, हार्ड से, तो यहां पर भी कैसा बनेगा, बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यानी अगर दोनों की प्रकृति कैसी है, अलग अलग है, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, अस्थायी होता है। ठीक है। अब जब आप इसको नोट्स में से पढ़ेंगे तो आपको बार बार लिखाएगा। जैसे पहला क्या था अपने पास में, आपने कहा ऑरलैंड था, चैट था और डेविस था। उसने क्या कहा, एक लाइन कही कि जब वर्ग ए के अम्लों की अभिक्रिया वर्ग बी के, ठीक है, क्षार से करवाई जाती है तो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होता है, अस्थायी होता है। दूसरा देखिए, इसने कहा कि अगर वर्ग ए के अम्ल की अभिक्रिया, क्योंकि वर्ग ए में इसने अम्ल रखे थे, की अभिक्रिया वर्ग ए के क्षार से करवाई जाती है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, स्थायी होता है। दूसरा देखिए, इसने कहा कि वर्ग ए में जो अम्ल है, वर्ग बी में जो अम्ल है उसकी अभिक्रिया अगर किससे करवा दी जाए, आपने कहा वर्ग ए के अम्ल से करवा दी जाए तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। दूसरा देखिए, अगर इसने कहा कि वर्ग बी का कोई भी क्षार है उसकी रिएक्शन करा दीजिए किससे, वर्ग बी के अम्ल से, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, स्थायी हो गया। ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो यहाँ पे देखिए इसने वर्ग ए में क्या रखे थे, आपने कहा हार्ड एसिड रखे थे, वर्ग बी में कैसे रखे थे, इसने सॉफ्ट बेस रखे थे। तो देखिए हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस अलग अलग हो गया तो बनने वाला भी क्या है, अस्थायी है। यहाँ पे देखिए वर्ग ए में कैसा है, हार्ड एसिड है, वर्ग ए में कैसा रखा था, हार्ड बेस, दोनों की नेचर कैसी है, हार्ड, तो बनने वाला क्या हो जाएगा, स्थायी। नेक्स्ट देखिए, वर्ग बी में कैसे रखे थे, सॉफ्ट बेस रखे थे, सॉफ्ट एसिड रखे थे, रिएक्शन किससे करा रहा है, वर्ग ए के क्षार से। वर्ग ए में कैसे आते हैं, आपने कहा हार्ड बेस आते हैं, एक का नेचर कैसा है, सॉफ्ट, एक का नेचर कैसा है, हार्ड, दोनों का नेचर क्या हो गया, अलग अलग, बनने वाला कॉम्प्लेक्स ही अस्थायी। वर्ग बी में कैसे रखे थे, इसने सॉफ्ट एसिड, यहाँ पे रिएक्शन किससे हो रही है, सॉफ्ट बेस से, दोनों का नेचर कैसा है, सेम, बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्थायी हो गया। ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब भी किसी अम्ल की रिएक्शन किसी क्षार से करवाई जाती है, दोनों का नेचर या तो हार्ड हो या दोनों का नेचर कैसा हो, सॉफ्ट हो, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्थायी। अगर दोनों का नेचर अलग अलग है तो कैसा होता है, अनस्टेबल। तो आपने कहा कि पहली तो परिभाषा किसके अकॉर्डिंग पढ़ ली अपन ने, ऑरलैंड, चैट और डेविस। इसने 4 वर्गों में बांटा था, 2 वर्गों में अम्ल को और 2 वर्गों में किसको रखा था, क्षार को। यही वाला कॉन्सेप्ट अगर अपन किस पे लगाएं, सेकंड अवधारणा जो किसने दी थी, पियर्सन ने दी थी। पियर्सन क्या कहता है, इसने 2 ही कैटेगरी रखी थी, एक क्या रखा था, वर्ग ए, एक क्या रखा था, वर्ग बी। वर्ग ए में इसने क्या रखा था, अम्ल और क्षार दोनों को कौन सी प्रकृति के थे, कठोर प्रकृति के थे।
दूसरी अगर बात करें वर्ग बी में अम्ल और क्षार कैसी प्रकृति के थे, मृदु। तो यहाँ पे एक लाइन कहता है ये कि अगर कोई भी वर्ग ए का अम्ल अगर वर्ग ए के ही क्षार से विक्रिया करता है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्थायी। तो देखिए वर्ग ए का एसिड है तो उसकी प्रकृति कैसी है, कठोर, प्लस वर्ग ए के ही क्षार से रिएक्शन करना चाहिए, वर्ग ए के क्षार भी कैसे होते हैं, कठोर। तो देखिए कठोर कठोर की रिएक्शन होगी तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्थायी। सेकंड लाइन कहता है कि अगर वर्ग बी का कोई अम्ल वर्ग बी के ही क्षार से विक्रिया करता है तो भी बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्थायी। अब वर्ग बी में आने वाले समस्त कैसे हैं, मृदु, यानी रिएक्शन किसकी हो रही है, मृदु प्लस मृदु की, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि अगर वर्ग ए के क्षार की अभिक्रिया वर्ग बी के अम्ल से करवा दी जाए तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, अस्थायी। क्यों, क्योंकि वर्ग ए में जो है वो कैसा है, कठोर, वर्ग बी में जो आ रहा है वो कैसा है, मृदु, दोनों की प्रकृति क्या हो गई, अलग अलग, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स भी क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो देखिए बेसिकली आज की जो क्लास है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, हार्ड प्लस हार्ड है स्टेबल, सॉफ्ट प्लस सॉफ्ट है स्टेबल, हार्ड प्लस सॉफ्ट है अनस्टेबल, सॉफ्ट प्लस हार्ड है वो भी कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो किस तरह से रहता है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो दो वर्गीकरण पढ़े अपन ने। एक सबसे पहले दिया गया था ऑरलैंड, चैट और डेविस के अनुसार, इसने 4 वर्ग बनाए, एक बनाए तो किसके लिए, अम्लों के लिए, एक किसके लिए, क्षार के लिए, दोनों में दो दो कैटेगरी थी, वर्ग ए और वर्ग बी। दूसरा क्लासिफिकेशन पियर्सन ने दिया, पियर्सन ने क्या किया, दोनों वर्गों को मिला दिया, यानी वर्ग ए और वर्ग ए को मिला दिया और वर्ग बी और वर्ग बी को मिला दिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, अगर यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी एग्जाम्पल दे देगा और आपको कहेगा कि इनमें से छांटने हैं कि कौन से अम्ल है वो तो कैसे हैं, कठोर प्रकृति के, और कौन से अम्ल हैं वो कैसे हैं, मृदु प्रकृति के। जैसे अगर आपको यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए जैसे सीरियम +4, गैडोलियम +3, स्केडियम +3, कोबाल्ट +3, Fe+3, इस तरह के क्वेश्चन दे दे और आपको कहे कि इनमें से छांटिए कि यहाँ पे ये अम्ल जो हैं वो कठोर हैं या क्षार मृदु है, तो अपन को पता है सबके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, हाई, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण ये सारे के सारे प्लस चार्ज है तो एसिड है, और एसिड होने के कारण हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण सारे के सारे अम्ल कौन सी प्रकृति के हैं, कठोर। इसी प्रकार से आपको दे देता है किसके लिए, क्षार के लिए, कि क्षार दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा क्षार है वो कठोर प्रकृति का है और कौन सा क्षार है वो मृदु प्रकृति का है। जैसे आपको दे दिया H- R2O R2S, ठीक है, फ्लोराइड दे दिया, क्लोराइड दे दिया, ब्रोमाइड दे दिया या फिर आयोडाइड दे दिया, और आपको पूछ लेगा इनमें से एसिड और बेस को छांटना है, आपको बेस को छांटना है, कौन सा हार्ड है और कौन सा सॉफ्ट है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन रहता है उसमें एग्जाम्पल देके आपको ये पूछ लिया जाता है कि इनकी प्रकृति बताओ कि इनमें से कौन से हैं वो तो सॉफ्ट प्रकृति के हैं और कौन से जो हैं वो कैसे हैं, मृदु प्रकृति के हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे वो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आपको यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स या अगर मैं कहूँ कि कोई स्पीसीज दी जाती है, जैसे अगर आपको ऐसे कहा जाता है कि LiF, ठीक है, कैसा होता है, अपन कहेंगे स्थायी प्रकृति का होता है, स्थायी प्रकृति का होता है, जबकि लिथियम आयोडाइड कैसा होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, और पूछेगा कि इसका कारण दीजिए कि आपको बताना है कि ये कैसा है, स्टेबल, और ये कैसा है, अनस्टेबल। देखिए अगर बात करें यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड की तो इसमें क्या है, लिथियम प्लस और F-। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये कैसा है, आपने कहा लिथियम प्लस और आयोडाइड माइनस। देखिए आपको देखे प्लस चार्ज है इसका मतलब क्या है, ये एसिड है, माइनस चार्ज है इसका मतलब क्या है, बेस है। ओके, आपने कहा एसिड तो है लेकिन अब पता कैसे चले कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है, तो देखिए
लिथियम जो है वो कहाँ आता है आवर्त सारणी में, ऊपर आता है। ऊपर आने के कारण इसकी जो प्रकृति है ये कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ठीक है। यानी दोनों ही जगह पे लिथियम है और लिथियम जो है उसका नेचर कैसा है, हार्ड। अब देखते हैं अपन सेकंड कैटेगरी बेस की। बेस देखिए, अगर आवर्त सारणी में बात करें तो हेलोजन फैमिली में सबसे पहले कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अपन ने कहा था आवर्त सारणी में अप टू डाउन जाते हैं तो साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज। साइज जब इंक्रीज होती है तो यहाँ पे सॉफ्टनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज, यानी मृदु प्रकृति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी फ्लोराइड जो है वो सब कैसा प्रकृति का है, होता है हार्ड का। और अगर आयोडाइड की बात करें तो ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। अब आप आसानी से बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, हार्ड प्लस हार्ड है, यानी हार्ड हार्ड इंट्रैक्शन या अपन कहें कठोर कठोर अंतः क्रिया है। तो आपको बताया जब सेम नेचर होता है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स जो भी है या जो भी स्पीसीज है वो कैसी होती है, स्टेबल होती है। यहाँ पे इंट्रैक्शन देखिए कैसी है, हार्ड प्लस सॉफ्ट, दोनों कैसी हो गई, अलग अलग। अलग अलग जब होगी तो ये क्या बन जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि दो स्पीसीज दे दे और उनमें आपको ये बता दिया जाए कि ये तो कैसा है, स्थायी, और ये कैसा होता है, अस्थायी। और आपसे पूछ लिया जाता है इसका कारण कि आप इसको एक्सप्लेन करो कि ये हार्ड है तो या फिर जो भी है स्थायी और अस्थायी वो क्यों है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी पैटर्न का है, अगर आपको ऐसे दे दे सीजियम फ्लोराइड जो होता है वो कैसा होता है, आपको कह दे अस्थायी होता है, जबकि सीजियम आयोडाइड कैसी प्रकृति का होता है, स्थायी होता है। और आपसे पूछ ले क्यों, देखिए सिर्फ आपको छांटना आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, आपने कहा एक तो सीजियम प्लस, एक क्या है एफ माइनस। यहाँ पर देखिए ये क्या है, सीजियम प्लस और आयोडाइड माइनस, दोनों में सीजियम सीजियम कॉमन है। अब अपन ने कहा सीजियम किस में आता है, पहले लिथियम में आता है। आपने कहा सबसे पहले हाइड्रोजन लिथियम, देन कौन आता है, देखिए सीजियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम। अब अपन कहेंगे कि देखिए अभी अपन पढ़ के आए थे लिथियम ऊपर आ रहा है, अप टू डाउन जाने पे आकार में क्या होगी, वर्दी। इसकी प्रकृति कैसी थी, हार्ड, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट। यानी सीजियम प्लस जो है वो कौन सी प्रकृति का है, सॉफ्ट प्रकृति का है, ठीक है। यहाँ पर भी इसकी प्रकृति क्या रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। अब अपन बात करते हैं कि फ्लोराइड अभी बताया था कैसी प्रकृति का होता है, हार्ड प्रकृति का होता है। आपने कहा दोनों की इंट्रैक्शन कैसी है, सॉफ्ट प्लस हार्ड, तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। यहाँ पर देखिए आयोडाइड माइनस भी कैसा होता है, सॉफ्ट, तो दोनों की इंट्रैक्शन कैसी हो गई, सॉफ्ट सॉफ्ट। सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन होने के कारण ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको स्पीसीज दी जाती है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स है वो स्थायी होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स कैसा है, अस्थायी होता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो इस तरह के आता है कि दो कॉम्प्लेक्स देके आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से एक कॉम्प्लेक्स है उसका स्थायित्व है, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है उससे क्या है, अधिक है। तो इसको भी आपको यही हार्ड सॉफ्ट इंट्रैक्शन से समझाना है। तो देखिए थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होता है, आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे इस बार एग्जाम में पूछा भी था ये, कोबाल्ट F6-3 कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व ज्यादा होता है किसकी बजाय, आपको पूछ ले कोबाल्ट I6-3 से, क्यों। तो देखिए दो कॉम्प्लेक्स हैं, दोनों के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है आपको, कौन सी है, +3। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, कोबाल्ट +3। यहाँ पे लिगेंड कौन सा जुड़ा हुआ है, आपने कहा F-, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, आयोडाइड माइनस। फ्लोराइड और आयोडाइड के काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसमें अपन बता सकते हैं कि फ्लोराइड जो होता है उसका जो नेचर है वो सब कैसे होता है, हार्ड, और आयोडाइड का नेचर जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट। अब बात करते हैं कोबाल्ट की। आपको याद रखना है तो या तो ऐसे याद रखो कि ये वर्ग ए में आता है, या फिर सीधा तरीका है कि कोबाल्ट जो है उसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और +3। अपन को कौन सी दे रखी है, +3। तो अपन ने पढ़ा था जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होती है, तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होती है उसका आकार हमेशा क्या हो जाएगा, कम, और जिनका आकार कम होता है उनकी प्रकृति कैसी पाई जाती है, कठोर। तो आपने कहा कठोर प्रकृति पाई जाने के कारण ये कैसा है, हार्ड।
तो देखिए हार्ड इंटरेक्शन होने के कारण ये कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्टेबल, जबकि ये कैसा है, हार्ड। इसके साथ जुड़ा हुआ जो लिगेंड है वो कैसा है, सॉफ्ट। हार्ड सॉफ्ट होने के कारण इसका जो है ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है उसमें वो पूछी जाती है किसकी, रिएक्शंस की पूछी जाती है, कि इनमें से कोई भी आपको रिएक्शन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन जो है इसका साम्य स्थिरांक क्या होगा, या आपको ऐसे पूछ ली जाएगी कि क्या ये रिएक्शन होगी या ये रिएक्शन नहीं होगी। तो जो फोर्थ क्वेश्चन आता है वो आपको एक रिएक्शन दे दे, जैसे अभी दिया था अपन को, क्या दे दे, LiF, ठीक है। अपन को पता है ये क्या था, हार्ड सॉफ्ट था, सॉरी हार्ड था, इसकी रिएक्शन करा दी किससे, आपको कह दे सीजियम आयोडाइड से, ठीक है। आगे की तरफ ये रिएक्शन लिख दे कि बताइए ये क्या दे दे आपको, यहाँ तो दे दे लिथियम आयोडाइड और यहाँ पे क्या बना दे, सीजियम फ्लोराइड, और पूछे कि क्या ये रिएक्शन आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड रिएक्शन में होगी, तो आपको कहना है कि या तो ये डायरेक्शन पूछ ले कि क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं, या ऐसे पूछ ले इस रिएक्शन का अग्र अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा या फिर पश्चात अभिक्रिया का। देखिए लिथियम प्लस कैसा बताया था अपन ने, हार्ड, फ्लोराइड कैसा बताया था अपन ने, हार्ड, यानी यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना है उसकी इंटरेक्शन कैसी है, हार्ड है। यहाँ पर अगर बात करें तो सीजियम कैसा है, सॉफ्ट, आयोडाइड भी कैसा है, सॉफ्ट है। आगे की तरफ जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उनको देखिए, ये कैसा है, हार्ड, ये कैसा है, सॉफ्ट, ये कैसा है, सॉफ्ट, ये कैसा है, हार्ड। तो देखिए अगर अपन बात करें लेफ्ट साइड की तो दोनों कॉम्प्लेक्स क्या होंगे अपने आप में, स्टेबल, क्योंकि इनकी इंटरेक्शन क्या है, सेम है। इधर दोनों ही कॉम्प्लेक्स क्या है, अनस्टेबल, यानी ये रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ नहीं जाएगी। इस रिएक्शन में हमेशा पीछे की तरफ का वेग क्या रहेगा, अधिक रहेगा, यानी अग्र अभिक्रिया ना होके कौन सी अभिक्रिया अधिक होती है, पश्चात अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि इधर दोनों ही कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, अनस्टेबल, ये रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास में जो भी अम्ल और क्षार के लिए दो अवधारणाएं दी गई थी, या ऐसे कहीं इनका वर्गीकरण दिया गया था, दोनों ही वर्गीकरण अलग अलग है, लेकिन दोनों के लिए कॉन्सेप्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जहाँ पे एक लाइन आपको याद रखनी है कि कोई भी अम्ल है कोई भी क्षार है, दोनों की इंटरेक्शन अगर सेम है तब तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल, और अगर दोनों की इंटरेक्शन सेम नहीं है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले में एग्जाम्पल देके सेपरेट करवा लेता है, दूसरे में आपको क्या दे सकता है, एक कॉम्प्लेक्स स्टेबल है जबकि दूसरा अनस्टेबल है उसका कारण पूछ लेता है, या तीसरा आपको कॉम्प्लेक्स देके पूछ लेता है कि इसका स्थायित्व इससे ज्यादा है वो बताइए, या चौथी कैटेगरी पूछ लेता है आपसे कोई भी रिएक्शन देके पूछ सकता है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं, या पांचवा क्वेश्चन जो है वो पूरा थ्योरी का पूछ लेता है कि आपको ये दे दिया कि पियर्सन की अवधारणा को समझाइए, तो पियर्सन की अवधारणा के अनुसार आपको पूछ ले कौन से अम्ल कठोर है और कौन से अम्ल हैं वो मृदु है, या कौन से क्षार कठोर हैं या कौन से क्षार मृदु हैं, तो फिर आपको इनकी विशेषताएं लिखनी पड़ेंगी जो अपन ने सबसे पहले बात की थी कि इनके लिए कौन कौन सी कैटेगरियां हैं, यानी कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिनके बेसिस पे अपन किसी भी अम्ल या क्षार को क्या बताते हैं, कठोर या मृदु बताते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।